ओके, लेट्स अनपैक दिस। जरा एक अदालत के कमरे का माहौल सोचिए। हाँ, बहुत तनावपूर्ण होता है। बिल्कुल, एकदम सन्नाटा है। जरा यानी क्रॉस एग्जामिनेशन अपने सबसे अहम और नाजुक मोड़ पर है। सही कहा। फिल्मों में तो हमने देखा है कि वकील बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं और गवाह अचानक रोते हुए सच बोल देता है। हाँ, वो बहुत ड्रामेटिक होता है। लेकिन असल जिंदगी में और विशेषकर हमारी आज की इस स्रोत सामग्री के अनुसार ऐसा कुछ नहीं होता। एक वास्तविक कानूनी लड़ाई में जरा एक बेहद खामोश और बहुत ही बारीक रणनीतिक जाल है। बिल्कुल, ये एक बिसात की तरह है। एग्जैक्टली तो आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का मुख्य विषय यही है। हमारे पास जो स्रोत है, द आर्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक क्रॉस एग्जामिनेशन इन कोर्ट, वो एक तरह का मास्टर क्लास है। हाँ। इस चर्चा का हमारा जो मिशन है वो ये समझना है कि कैसे दस्तावेजी साक्ष्य और एक सटीक कानूनी रणनीति किसी भी गवाह की विश्वसनीयता को पूरी तरह से जड़ से नष्ट कर सकती है। ये देखिए, इस विषय की सबसे दिलचस्प बात यह है कि आमतौर पर लोग क्रॉस एग्जामिनेशन को सिर्फ सवाल जवाब का एक नॉर्मल सेशन मान लेते हैं। हाँ, लगता है बस जानकारी ले रहे हैं। राइट। ऐसा लगता है जैसे वकील सिर्फ कुछ फैक्ट्स इकट्ठा कर रहा है। लेकिन गहराई में जाने पर पता चलता है कि ये दरअसल गवाह को झूठा साबित करने की, जिससे लीगल भाषा में इम्पीचिंग द क्रेडिबिलिटी कहते हैं, हाँ। उसकी एक बहुत ही सोची समझी प्रक्रिया है। एक प्रोसेस है पूरा। बिल्कुल। इस स्रोत में जिस मामले का जिक्र है वो साफ दिखाता है कि कैसे एक वकील गवाह को उस पॉइंट तक ले जाता है जहां उसके पास अपने ही बुने हुए झूठ में फंसने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। और ये सब अचानक नहीं होता, राइट? एकदम नहीं। ये कोई अचानक हुई घटना नहीं है। ये दस्तावेजों के सही समय पर इस्तेमाल और अदालत के उस मनोवैज्ञानिक माहौल का एक बेहतरीन मिश्रण होता है। तो इसी बात से स्रोत के उस हिस्से पर आते हैं जहां इस पूरी रणनीति की नींव रखी जाती है। इस केस में ये जिरहा मनीष शुक्ला एंड एसोसिएट्स की लीगल टीम कर रही हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष शुक्ला जी ने इस पूरी जिरह की रूपरेखा तैयार की है, रणनीति बनाई है, मास्टरमाइंड किया है पूरा प्रोसेस। हाँ, और अदालत के भीतर वादिनी जो शिकायत करता है उससे सीधे सवाल पूछने का काम अधिवक्ता मनोज कुमार शुक्ला जी कर रहे हैं। टीम वर्क का बेहतरीन उदाहरण है ये। सच में ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कैसे ये कानूनी पेशा एकदम शतरंज के खेल की तरह काम करता है। एक तरफ सीनियर काउंसिल बैठकर ये तय करते हैं कि कौन सी चाल कब चली जाएगी, और दूसरी तरफ कोर्ट रूम के अंदर उस चाल को बिल्कुल सटीक समय पर बिना किसी गलती के अंजाम दिया जाता है। तो ये टीम वर्क और ये जो कोर्ट का माहौल है, इसका गवाह पर कैसा असर पड़ता है? शतरंज वाला उदाहरण जो दिया वो बहुत सटीक है। यहाँ वकालत में जो सबसे अहम चीज है वो तैयारी है। एक वकील को जिरह के लिए जो 5 या 10 मिनट मिलते हैं ना, हाँ, वो बहुत छोटे लगते हैं। बहुत छोटे, लेकिन उसके पीछे अक्सर महीनों की मेहनत होती है। फाइलों का बारीकी से अध्ययन होता है, हर संभावित जवाब की प्लानिंग छिपी होती है। हर अगर और मगर का हिसाब रखा जाता है। एग्जैक्टली। और जब अदालत में इस रणनीति को अंजाम दिया जाता है तो वहां का वातावरण, वो जो सन्नाटा है, वो अपने आप में एक हथियार बन जाता है। स्रोत में इस बात का खास जिक्र भी है। हाँ, कि जज बहुत ध्यान से कार्यवाही देख रहे हैं और गवार बॉक्स में खड़ी वादनी असहज हो रही है। अब सवाल यह है कि ये असहजता आती कहां से है? शायद उस खामोशी से। बिल्कुल। जब एक अनुभवी वकील जानबूझकर अपने सवालों के बीच कुछ सेकंड का पॉज लेता है तो वो सन्नाटा गवाह के लिए बहुत भारी हो जाता है। वो सेकंड्स घंटों जैसे लगते होंगे। सही कहा। गवाह कटघरे में बिल्कुल अकेला होता है। वो मानसिक रूप से ये कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा होता है कि क्या इस वकील को मेरा सच पता चल गया है? वो जो सेल्फ डाउट होता है, दिमागी तौर पर थका देता है। ये बहुत अहम बिंदु है कि खामोशी भी एक सवाल का ही काम करती है। बिल्कुल करती है। और इसी भारी सन्नाटे के बीच हमारी इस कहानी का पहला बड़ा प्रहार होता है। स्रोत के मुताबिक वादिनी ने अपने शपथ पत्र या कहें तो एफिडेविट में एक बेहद गंभीर दावा किया था। आर्थिक सहायता वाला। हाँ, उसने लिखित रूप में शपथ लेकर कहा था कि पिछले 2 वर्षों से प्रतिवादी की तरफ से उसे कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली है। कोई भी जज जब ये पढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि उसे वादिनी के प्रति थोड़ी सहानुभूति होगी। एकदम।
लेकिन तभी बचाव पक्ष के वकील एक बैंक स्टेटमेंट निकालते हैं मास्टर स्ट्रोक। और वे बहुत ही शांत लहजे में पूछते हैं कि क्या ये सही है कि आपने अपने हलफनामे में आर्थिक सहायता ना मिलने की बात कही है। कागज के एक टुकड़े से अदालत का माहौल पूरी तरह से कैसे बदल जाता है? माहौल इसलिए बदल जाता है क्योंकि ये सिर्फ एक बैंक स्टेटमेंट नहीं है, ये एक स्वतंत्र सत्य है जिसे हम इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन कहते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन, ओके। देखिए, जब कोई व्यक्ति अदालत में शपथ पत्र दाखिल करता है तो वो उसकी अपनी कहानी होती है। इसे सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट कहा जाता है। मतलब अपने फायदे के लिए कही गई बात। हाँ, लेकिन एक बैंक स्टेटमेंट एक थर्ड पार्टी दस्तावेज है। इसमें कोई भावना नहीं है, कोई बायस नहीं है। यह सिर्फ तारीख, समय और रकम का एक ठोस रिकॉर्ड है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। तो जब वादिनी इस दस्तावेज को देखती है और चुप हो जाती है, वो जो उसकी चुप्पी है ना, वही उसकी सबसे बड़ी गवाही बन जाती है वहां पर। वाओ। कानूनी दुनिया में एक बहुत पुराना सिद्धांत है, फाल्सिस इन ऊनो फाल्सिस इन ओमनिबस। फाल्सिस इन ऊनो फाल्सिस इन ओमनिबस, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि अगर कोई गवाह किसी एक बात पर झूठा साबित हो जाता है तो उसकी पूरी गवाही पर से ही भरोसा उठ जाता है। मतलब एक झूठ और सब कुछ खत्म। एग्जैक्टली। वकील का मकसद सिर्फ ये साबित करना नहीं था कि उसे पैसे मिले थे। उनका असली मकसद ये साबित करना था कि ये गवाह शपथ लेकर भी झूठ बोल सकती है, इसकी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। पूछिए। क्या वादिनी ये नहीं कह सकती थी कि ये पैसे किसी और चीज के लिए थे या ये कोई पुराना उधार चुकाया गया था? एक बैंक स्टेटमेंट गवाह को पूरी तरह से कैसे घेर लेता है? यहीं पर सवालों की जो सीक्वेंसिंग है और उस हलफनामे की जो भाषा है वो बहुत अहम हो जाती है। भाषा मतलब वर्डिंग्स? हाँ, अगर वादिनी ने कहा होता कि मुझे नियमित रूप से गुजारा भत्ता नहीं मिला, बस 1-2 बार कुछ पैसे आए थे, तो शायद वो बच जाती। अच्छा, क्योंकि तब एक गुंजाइश रहती। बिल्कुल, लेकिन उसने निरपेक्ष रूप से यानी एब्सोल्यूट टर्म्स में दावा किया था कि कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली, 0। उसने खुद ही अपने दावे को बहुत एक्सट्रीम बना दिया था। सही कहा। वकील इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि लोग अपनी कहानी को मजबूत बनाने के लिए अक्सर अतिशयोक्ति या एग्जैजरेशन का सहारा लेते हैं। बात को बढ़ाए चढ़ाकर बताते हैं। और जब एक भी अपवाद, जैसे कि ये एक सिंगल बैंक ट्रांसफर, सामने आता है तो वो पूरी अतिशयोक्ति ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। मेक सेंस। अगर वो उस वक्त कोई नया बहाना बनाती, जैसे आपने कहा उधार वाला, तो वो और भी ज्यादा फंस जाती, क्योंकि वो नया बहाना उसके मूल शपथ पत्र में कहीं था ही नहीं। ये तो वाकई एक ऐसा जाल है जिसे गवाह ने खुद ही अपने ही हाथों से बुना था। बिल्कुल। अगर बैंक स्टेटमेंट ने उस झूठ के शीशे में पहली दरार डाली थी तो जो अगला सबूत है वो उसे पूरी तरह चकनाचूर कर देता है। वो दूसरा प्रहार। हाँ। और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि ये सबूत किसी सरकारी दफ्तर का ठप्पा लगा हुआ कागज नहीं था, बल्कि हम सबके फोन में मौजूद एक आम सी ऐप से आया था। व्हाट्सएप? एग्जैक्टली। वादिनी ने एक और बहुत ही भावनात्मक दावा किया था कि उसे घर से निकाल दिया गया था। एक बहुत सीरियस एलिगेशन। और इसके जवाब में लीगल टीम तुरंत एक व्हाट्सएप मैसेज सामने रख देती है। ये वो मैसेज था जिसमें वादिनी ने खुद प्रतिवादी को लिखा था कि वो अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से मायके जा रही है। ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। आज के डिजिटल युग में जहां हम दिन भर में सैकड़ों मैसेज भेजते हैं बिना सोचे समझे, ऐसे साधारण से टेक्स्ट मैसेज अदालत में इतने मारक कैसे साबित हो जाते हैं? देखिए, डिजिटल साक्ष्यों ने कानूनी लड़ाइयों का पूरा परिदृश्य ही बदल कर रख दिया है। वो कैसे? एक हलफनामा जो होता है वो महीनों बाद किसी वकील के दफ्तर में सुकून से बैठकर बहुत सोच समझकर तैयार किया जाता है। उसमें लिखी गई बातें अक्सर लीगल ड्राफ्टिंग का नतीजा होती हैं। मतलब उसमें एक एक शब्द नाप तौल कर लिखा जाता है। बिल्कुल। लेकिन एक व्हाट्सएप मैसेज वो उस विशिष्ट क्षण में, उस मोमेंट में व्यक्ति के स्टेट ऑफ माइंड यानी उसकी वास्तविक मानसिक स्थिति का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है। वो स्पॉन्टेनियस होता है। हाँ, जब कोई गुस्से में, जल्दबाजी में या सामान्य बातचीत में कोई मैसेज टाइप करता है तो वो उस पल का सबसे कच्चा और सच्चा रूप होता है। उसमें कोई लीगल फिल्टर नहीं होता। एकदम सही। और एविडेंस एक्ट के तहत ऐसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स बहुत भारी पड़ते हैं। जब वकील उस मैसेज को अदालत के सामने रखता है तो वो दरअसल 2 अलग-अलग समय कालों को, 2 टाइमलाइंस को आपस में टकरा रहा होता है। अच्छा, कैसे? एक वो समय जब घटना घटी और सच बोला गया, वो व्हाट्सएप वाला मोमेंट, और दूसरा वो समय जब अदालत के लिए महीनों बाद एक कहानी गढ़ी गई, वो एफिडेविट वाला मोमेंट। वाओ, ये तो बहुत ही पावरफुल है। इन दोनों के बीच का विरोधाभास, क्या कॉन्ट्रडिक्शन,
इतना स्पष्ट होता है कि गवाह के पास अपने बचाव का कोई रास्ता ही नहीं बचता। ये वाकई सोचने वाली बात है कि डिजिटल फुटप्रिंट्स किस तरह से हमारी हर छोटी बड़ी हरकत को, हमारे हर स्टेट ऑफ माइंड को हमेशा के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। सच में? मतलब जिस मैसेज को सेंड करके इंसान 2 मिनट में भूल जाता है, वो सालों बाद एक अकाट्य सबूत के रूप में कटघरे में उसका इंतजार कर रहा होता है। और वो झूठ को टिकने नहीं देता। बिल्कुल। अच्छा, इन 2 बड़े दस्तावेजी प्रहारों के बाद स्रोत सामग्री उस क्षण का वर्णन करती है जो इस पूरी जिरा का मेरे हिसाब से मास्टर स्ट्रोक है। लीगल सजेशन वाला हिस्सा। जी, बचाव पक्ष के वकील अदालत के सामने एक सुझाव, जिसे कानूनी भाषा में लीगल सजेशन कहा जाता है, वो रखते हैं। वे वादिनी से सीधे कहते हैं, मैं आपको सुझाव देता हूं कि आपने अपने शपथ पत्र में कई तथ्यों को जानबूझकर छुपाया है और न्यायालय को गुमराह करने के उद्देश्य से ये बयान दिया है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है ये। अब यहाँ मुझे एक उलझन हो रही है। बताइए। दस्तावेजों से, बैंक स्टेटमेंट और व्हाट्सएप से तो ये साबित हो ही गया था कि वादिनी झूठ बोल रही है। हाँ, वो तो एस्टैब्लिश हो गया। तो फिर अलग से ये सुझाव देने की क्या जरूरत थी? इस लीगल सजेशन का तकनीकी रूप से क्या काम होता है कोर्ट में? ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है। अक्सर लोगों को लगता है कि बस जब झूठ पकड़ा गया तो काम खत्म हो गया, वकील जीत गया। हाँ, टीवी में तो ऐसे ही दिखाते हैं। लेकिन असली कानूनी प्रक्रिया में सिर्फ झूठ पकड़ना काफी नहीं होता है। उस झूठ को एक कानूनी नैरेटिव में, एक फ्रेमवर्क में बांधना बहुत जरूरी होता है। ओके, फ्रेमवर्क में बांधना। जब वकील ये सुझाव देता है तो वो कोई आम बातचीत का सुझाव नहीं दे रहा है। वो दरअसल अदालत के रिकॉर्ड पर बचाव पक्ष का केस, अपना स्टैंड स्थापित कर रहा है। मतलब वो फॉर्मल तौर पर अपनी बात दर्ज करा रहा है। एग्जैक्टली। वो ये सुनिश्चित कर रहा है कि वादिनी की इस गलती को महज एक भूल या मेमोरी लैप्स ना मान लिया जाए। अच्छा, ताकि वो बाद में ये ना कह सके कि अरे मुझे तो याद ही नहीं था। बिल्कुल। अगर ये सजेशन नहीं दिया जाता तो वादिनी बाद में अपनी सफाई में कह सकती थी कि मुझसे तारीख याद रखने में गलती हो गई थी या मैं कंफ्यूज हो गई थी। लूपहोल छोड़ना नहीं चाहते वो। सही। लेकिन जब वकील साफ शब्दों में कहता है कि आपने जानबूझकर तथ्य छिपाए और न्यायालय को गुमराह किया, तो वो वादिनी की नीयत, उसकी इंटेंट को रिकॉर्ड पर ला रहा है। इंटेंट, ये शब्द बहुत भारी है कानून में। सबसे भारी। वो जज को ये बता रहा है कि ये व्यक्ति एक बेचारी पीड़ित नहीं है, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति है जो न्यायिक प्रक्रिया का, कोर्ट के सिस्टम का दुरुपयोग करने की कोशिश कर रहा है। और ये एक बहुत बड़ा फर्क है। बहुत बड़ा। ये सजेशन पूरे केस का फोकस ही बदल देता है। अब बात सिर्फ पैसों की या घर छोड़ने की नहीं रह गई, बात कोर्ट से धोखाधड़ी की हो गई है। मतलब ये कि सिर्फ झूठ साबित करना एक बात है, लेकिन उस झूठ के पीछे के धोखे को, उस इंटेंशन को साबित करना असली वकालत है। बिल्कुल। और इससे जज के देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। मुझे समझ आ रहा है कि रणनीति कितनी लेयर्ड होती है, लेकिन स्रोत सामग्री इसके बाद जिस अंतिम रणनीति का जिक्र करती है वो शायद सबसे ज्यादा गहरी है। साइकोलॉजिकल सजेशन। हाँ, इसमें कहा गया है कि दस्तावेजों के बाद एक मनोवैज्ञानिक सुझाव यानी साइकोलॉजिकल सजेशन का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे गवाह खुद अपने ही बयानों में बुरी तरह उलझ जाता है। ये सुनने में थोड़ा जटिल लगता है। असल कोर्टरूम में ये साइकोलॉजिकल सजेशन काम कैसे करता है? क्या वकील कोई ऐसी बात कहते हैं जिससे गवाह अचानक कंफ्यूज हो जाए? इसे समझने के लिए हमें झूठ बोलने के मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी ऑफ लाइंग को समझना होगा। ओके। देखिए, सच बोलने वाले इंसान को कुछ याद रखने की जरूरत नहीं होती। वो बस जो हुआ था वो बता देता है। उसका दिमाग रिलैक्स रहता है। हाँ, सच तो बस सच होता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसके दिमाग पर बहुत अधिक कॉग्निटिव लोड होता है, एक दिमागी दबाव होता है। क्योंकि उसे अपनी बनाई हुई कहानी याद रखनी है। बिल्कुल। उसे अपना झूठ याद रखना होता है। ये याद रखना होता है कि उसने पहले वाले सवाल के जवाब में क्या कहा था, और साथ ही ये भी देखना होता है कि सामने खड़े वकील को कितना सच पता है। बाप रे, ये तो बहुत मल्टीटास्किंग हो गई। और एक कुशल वकील इसी कॉग्निटिव लोड का, इसी दिमागी ओवरलोड का फायदा उठाता है। साइकोलॉजिकल सजेशन का मतलब ये नहीं है कि कोई जादू कर दिया जाए या कोई सम्मोहन हो। तो फिर क्या होता है? इसका मतलब है कि सवालों की गति यानी पेस को इस तरह से बढ़ाना या सवालों को एक विषय से दूसरे विषय पर इतनी तेजी से जम कराना कि गवाह का दिमाग कैलकुलेट करना बंद कर दे। का वक्त ही मत दो।
एकदम। कई बार वकील गवाह के अहंकार को ठेस पहुंचाते हैं या उसे इतना अति आत्मविश्वासी, ओवर कॉन्फिडेंट बना देते हैं कि वो अपने बचाव में कुछ ऐसा बोल जाता है जो उसके पिछले बयानों से ही टकरा जाता है। ये तो सच में दिमाग को उलझा देने वाली बात है ना? तो अगर हम इसे ऐसे देखें, वकील सीधे तौर पे ये नहीं कह रहा कि तुम झूठे हो, बल्कि वो गवाह के सामने एक ऐसा मानसिक चक्रव्यूह रच रहा है कि गवाह खुद अपनी कहानी की कड़ियां जोड़ने में नाकाम हो जाए। बिल्कुल सही पकड़े आप। और जब वो संघर्ष करता है, जब वो कहानी मिला नहीं पाता, तो उसके मुंह से जो बात घबराहट में निकलती है वो स्वाभाविक रूप से सच के करीब होती है। एग्जैक्टली। और यही वजह है कि इसे क्रॉस एग्जामिनेशन की कला कहा गया है। ये सिर्फ कानून की मोटी मोटी किताबों का ज्ञान नहीं है, बल्कि इंसानी फितरत और उसके डर को समझने की एक बहुत फाइन आर्ट है। ह्यूमन साइकोलॉजी का टेस्ट है पूरा। बिल्कुल। जब एक गवाह का एक झूठ पकड़ा जाता है, जैसे उस बैंक स्टेटमेंट या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमने देखा, हाँ, वो 2 बड़े झटके, तो उसका आत्मविश्वास पहले ही हिल चुका होता है। उसका सुरक्षा कवच, वो जो एक शील्ड बनाकर आया था, वो टूट चुका होता है। वो डिफेंसिव हो जाता है। और उस कमजोर मानसिक स्थिति में जब उस पर लगातार लॉजिकल और साइकोलॉजिकल सवालों की बौछार होती है, तो वो बचाव के नए रास्ते ढूंढने की कोशिश करता है, डेस्परेट होकर। और वहीं वो गलती कर बैठता है। हाँ, अक्सर यही वो जगह होती है जहां वो सबसे बड़ी गलतियां करता है। वो एक झूठ को छिपाने के लिए झटपट दूसरा झूठ बोलता है, फिर तीसरा, और वे सारे कॉन्ट्राडिक्टरी झूठ रिकॉर्ड पर आ जाते हैं। और जज ये सब चुपचाप बैठकर देख रहे होते हैं। जज सब नोटिस करते हैं। वे न सिर्फ शब्दों को सुन रहे होते हैं, बल्कि गवाह की बॉडी लैंग्वेज, पसीना आना, उसकी घबराहट और उसके विरोधाभासों को भी नोट कर रहे होते हैं। इस पूरी चर्चा से जो तस्वीर उभर कर सामने आती है वो बहुत ही स्पष्ट है। एक सफल जिरह कभी भी अचानक या सिर्फ किस्मत से नहीं होती। ये मैं कहूँगी 3 अहम चीजों का सटीक मिश्रण है। कौन सी 3 चीजें? पहला, एक बेहतरीन टीम वर्क और रणनीति, जहां सीनियर वकील की दूरदृष्टि और कोर्ट रूम में मौजूद वकील की टाइमिंग एक साथ काम करती है। बिल्कुल सही। दूसरा, अकाट्य दस्तावेजी साक्ष्य, खासकर आज के जमाने में जहां व्हाट्सएप जैसे डिजिटल रिकॉर्ड्स झूठ के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ते। एकदम। और तीसरा, मानव मनोविज्ञान की गहरी समझ, जो गवाह को मानसिक रूप से निहत्था कर देती है। बहुत खूब समराइज किया। इस स्रोत सामग्री ने वास्तव में अदालत के उस शांत लेकिन बेहद तनावपूर्ण माहौल के पीछे के विज्ञान को पूरी तरह से डीकोड कर दिया है। इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही व्यापक विचार सामने आता है जिस पर शायद हम सबको गौर करना चाहिए। वो क्या? आज के इस डिजिटल युग में जब हमारी जिंदगी का हर एक लेन देन, हर एक संदेश और हर एक कदम कहीं ना कहीं किसी सर्वर पर दर्ज हो रहा है, तो क्या कोई भी झूठ वाकई में सुरक्षित है? ये तो बहुत डरावना सच है। ये सोचने वाली बात है कि जो स्मार्टफोन हमारी सहूलियत के लिए बना था, वो कैसे एक अनजाने इलेक्ट्रॉनिक गवाह में तब्दील हो चुका है, जो हमारे ही खिलाफ खड़ा हो सकता है। बिल्कुल। जब एक साधारण सा टेक्स्ट मैसेज या एक रूटीन बैंक ट्रांसफर किसी बड़े कानूनी विवाद में सालों बाद सबसे मजबूत साक्ष्य बन सकता है, तो क्या भविष्य की अदालतों में इंसानी गवाही से ज्यादा इन डिजिटल स्मृतियों पर, इन बाइट्स और पिक्सल्स पर भरोसा किया जाएगा? ये एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट है। क्या इंसान की याददाश्त से ज्यादा किसी मशीन का टाइम स्टैंप सच का अंतिम मानक बन जाएगा? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो कानूनी दुनिया की सीमाओं से बाहर निकलकर हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से सीधे जुड़ जाता है। ये हमें ये सोचने पे मजबूर करता है कि हम इस डिजिटल दुनिया में जो भी पदचिन्ह पीछे छोड़ रहे हैं, वो कभी भी किसी भी वक्त एक पूरी कहानी को पलट सकता है। बिल्कुल पलट सकता है। इस विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ ही हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इस चर्चा ने न केवल क्रॉस एग्जामिनेशन की जटिलताओं को बहुत बारीकी से सुलझाया है, बल्कि ये भी दिखाया है कि सच को सामने लाने के लिए कितने गहरे अनुशासन, तैयारी और रणनीति की जरूरत होती है। उम्मीद है ये विश्लेषण इस विषय को एक नए और बिल्कुल स्पष्ट नजरिए से देखने में मददगार साबित हुआ होगा।